गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन में भौतिक संसाधनों का प्रयोग। इसका जो फर्स्ट पार्ट था भौतिक संसाधनों का, वो हम लोग लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके थे। आज के जो रिमेनिंग्स के जो पार्ट्स थे उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कक्षा कक्ष के फर्नीचर का। तो एक आदर्श कक्षा में निम्नलिखित फर्नीचर का होना आवश्यक है, जैसे कि विद्यार्थियों के बैठने के लिए कुर्सी, डेस्क और कुर्सी की भी कुछ अपनी विशेषताएं होनी चाहिए। जैसे कि जो कुर्सी है, कुर्सी के पीछे वो बैग टिकाने के लिए होनी चाहिए, जिससे बालक सीधा बैठ सके तथा उसकी पीठ तथा कंधों को सहारा दे सके। फिर नेक्स्ट है कि कुर्सी की जो कुर्सी की सीट है वो चौड़ी होनी चाहिए, जिससे बालक हॉरिजेंटल रूप में भी बैठ सके और उससे उसकी क्या जो लेग्स वगैरह वो सीधी रहें। फिर नेक्स्ट है कि जो कुर्सी है, कुर्सी बालकों के कद के अनुसार होनी चाहिए, ऊंची या नीची होनी चाहिए, और कुर्सी का जो अगला भाग है वो गोल होने चाहिए। और लास्ट में अगर बात करें हम कुर्सी की विशेषताओं में, तो कुर्सी की ऊंचाई इतनी हो कि छात्र पैर ज़मीन पर रख सके। ये नहीं कि उस पर अगर बालक कुर्सी पर बैठा है या बेंच पर बैठा है तो उसके पैर झूल रहे हों, तो ऐसे नहीं होने चाहिए। तो इसी प्रकार कुछ डेस्क के भी अपनी विशेषताएँ हैं, जैसे कि डेस्क का जो तल होना चाहिए छात्रों के चेस्ट होता है ना, चेस्ट के समानांतर होनी चाहिए। इससे छात्रों को लिखने एवं पढ़ने में ज़्यादा झुकना, शरीर को ज़्यादा झुकाना नहीं पड़ता है। फिर है कि नेक्स्ट जो डेस्क की ऊंचाई है फर्श से इतनी ऊंची हो जिससे बालक भूमि के समानांतर बैठ सके। वही चीज़ कि जैसे पैर उसका ऐसे हवा में ना झूले, इस तरह से। फिर जहाँ तक संभव हो जुड़वा डेस्क का प्रयोग न किया जाए। डेस्क ऐसी हो जिन्हें बालकों की ऊंचाई के अनुकूल ऊंचा नीचा या आगे पीछे किया जा सके। फिर नेक्स्ट अगर बात करें हम इसी में, तो वो है आपका शिक्षक की मेज एवं कुर्सी। फिर नेक्स्ट है कि अलमारियाँ, बुलेटिन बोर्ड जैसे कि बोर्डियम, स्टैंड, कूड़ेदान आदि भी होने चाहिए क्लासरूम में। एक आदर्श कक्षा में इतनी चीज़ों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है कि शैक्षिक उपकरण। शैक्षिक उपकरण में अगर हम बात करें तो जितने भी शिक्षक से रिलेटेड शिक्षा से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि श्यामपट्ट, आपका श्यामपट्ट की भी कुछ ना कुछ अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो इसमें क्या है कि शिक्षक अपनी शिक्षण सामग्री को प्रभावशाली बनाने के लिए शैक्षिक सामग्रियों का प्रयोग करता है। जो शिक्षक जितना उचित शैक्षिक सामग्रियों का प्रयोग करता है वह उतना ही प्रभावशाली माना जाता है। जैसे कि जिस चीज़ की ज़रूरत हो वो चीज़ को हमें अपने टीचिंग एड्स में उसको लाना चाहिए, जिससे कि हम अपनी टीचिंग को ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। बालक के अधिगम के उपयुक्त फर्नीचर उपकरणों की भूमिका के अतिरिक्त अन्य शैक्षिक सामग्रियों का भी विशेष महत्व होना चाहिए, जो कि निम्न प्रकार से है। सबसे पहले हम बात करें श्यामपट्ट। अगर एक आदर्श कक्षा की बात अगर हम करते हैं तो सबसे पहले जो अगर टीचिंग से रिलेटेड कोई उपकरण है तो सबसे पहले वो आपका श्यामपट्ट है। तो श्यामपट्ट की भी कुछ ना कुछ अपनी कैरेक्टरिस्टिक होती है, जैसे कि एक होता है दीवार पे श्यामपट्ट होता है, ब्लैक बोर्ड होता है। एक होता है रोलर ब्लैक बोर्ड होता है। तो रोलर ब्लैक बोर्ड का यूज़ हम उस टाइम करते हैं कि मान लो हमें कुछ बड़ा टॉपिक पढ़ाना है और कुछ चीज़ों को हमें जैसे फिगर्स वगैरह से हमें डिस्क्राइब करना है, तो रोलिंग बोर्ड होता है। तो उसको क्या हमको आने ले जाने में भी वो सुविधा होती है। तो टीचर पहले से प्रिपेयर्ड होके विथ लेसन प्लान के साथ उसे अपने क्लासरूम में लेकर जाए। जैसे कि रोलिंग बोर्ड पे अगर कुछ ऐसे हमें मानचित्र वगैरह बनाना है, तो अगर हम क्लासरूम में ये काम करेंगे तो मिलती है हमें 30 मिनट की क्लास। ठीक, जब हमें 30 मिनट की क्लास मिलेगी तो हम उसको अगर उस पर कुछ ड्रॉ करेंगे रोलिंग बोर्ड पे, कुछ अगर हमको एक्स्ट्रा पढ़ाना है तो हमारा 30 मिनट्स तो ऐसे ही चला जाएगा। तो हम क्लास में पढ़ाएंगे कैसे? तो रोलर बोर्ड का ये उपयोग होता है कि हम उसको अपने घर पर लेकर आएँ, टीचर अपने साथ रखे, और जो चीज़ को पढ़ाना है या हमें जो हमारे लेसन प्लान में आज पढ़ाना है तो उसको हम एक दिन पहले ही प्रिपेयर कर लें। प्रिपेयर करने के बाद लेकर जाएं, और उसके बाद जो हमारा ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड जो दीवार वाला ब्लैक बोर्ड, उसके जस्ट बगल में उसे हम हैंग कर दें। तो इसका उसे हम लपेट श्यामपट्ट भी बोलते हैं, और इंग्लिश में बात करें तो रोलर ब्लैक बोर्ड। और कुछ होता है कि स्लाइड वगैरह, अभी से बहुत से ऐसी चीज़ें हैं कि आपके टेक्निक्स हमेशा बदल रही हैं। जैसे कि स्मार्ट बोर्ड की बात अगर हम करते हैं तो ये सब चीज़ों का होना बहुत आवश्यक है। फिर बात है वही चार्ट में भी आपका वही आ जाएगा कि कुछ चीज़ों को हमको अगर एक्स्ट्रा पढ़ाना, जैसे मान न्यूट्रिशन को पढ़ाना हमें, ठीक है, न्यूट्रिशन पढ़ाना है तो हम क्या करेंगे? अब हम कुछ ना ऐसे चीज़ों, खाद्य सामग्रियों का फ़ोटो हमें बनाना होगा। तो बनाने के बाद चार्ट के माध्यम से, या तो हम कुछ ऐसे चार्ट पेपर पे खुद से ड्रॉ करके लेकर जाएं क्लासरूम में और अपनी टीचिंग को हम इफ़ेक्टिव बना सकें। फिर नेक्स्ट है मॉडल।
जैसे कि हमें छोटी कक्षा में वॉल्केनो पढ़ाना है, ज्वालामुखी पढ़ाना है, तो हम वॉल्केनो का कुछ ऐसे मॉडल बना ले। आता है, ऐसे बहुत से आते हैं थर्माकोल वगैरह में। ऐसे आप लोग जब टीचिंग की ट्रेनिंग वगैरह करते रहे होंगे आप लोग, तो उसमें आप कुछ ऐसे मॉडल का यूज़ करते थे। जैसे कि अगर हम लोग को ही पढ़ाना होता था ऐसे, जब टीचिंग हमारी थी, तो जैसे हमारा जो चैप्टर आया वॉल्केनो, तो वॉल्केनो को पढ़ाना था, तो हम लोग बाकायदा थर्माकोल का वॉल्केनो बनाएं, ठीक है, उसको ड्रॉ किए कि कहाँ से कब अधिक ज्वाला कब उत्पन्न होती है। तो इसी तरह से हम कुछ न कुछ मॉडल का यूज़ करें। मानचित्र की बात तो सेम ऐसे ही कि अब ये सारी जो चीज़ें हैं शैक्षिक उपकरण, वो हम इसका हम अगर उपयोग करें तो हमारे जो टीचिंग होती है वो मोर इफ़ेक्टिव हो जाती है। और क्योंकि हमें पता है कि 1 to 5th की अगर क्लास हम लेते हैं, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को क्या करना, अट्रैक्टिव करना, और हमारी टीचिंग भी ऐसी हो कि बच्चा क्या है, वो अट्रैक्ट हो। तो मानचित्र का प्रयोग, मॉडल का प्रयोग, रेखाचित्र तथा आकृतियाँ, ये सब का प्रयोग हम क्यों करते हैं? हम इसलिए करते हैं कि हमारी जो टीचिंग हो वो मोर इफ़ेक्टिव हो और बालक को उसमें रुचि हो। नेक्स्ट है शिक्षा, जो विज्ञान शिक्षा सामग्री, ये तो बड़ी क्लासों की बात आ जाती है। जो 6 to 8 की अगर हम बात करें, 6 to 12 की बात करें तो इसमें, लेकिन हमारे क्योंकि हमें तो 1 to 5th के लिए हम एलिजिबल, तो उसी प्रकार से हमारी शैक्षिक उपकरण भी होना चाहिए। जैसे कि विज्ञान की अगर सामग्री में हम बात करें, तो बहुत से ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कि मान लीजिए आप कुछ ऐसे प्राथमिक विज्ञान किट भी होना चाहिए हमारे पास। अगर उसकी संगीत की बात करें, संगीत अगर क्योंकि 5th में 1 to 5th अगर नर्सरी प्राइमरी की बात करते हैं तो उसमें संगीत भी होता है, तो कुछ वाद्य यंत्र होने चाहिए, ढोलक, तबला, हारमोनियम, मंजीरा, ये सब भी चीज़ें होनी चाहिए। और शिक्षक के पास भी कुछ ऐसे आकस्मिक व्यय के लिए भी धन होने चाहिए। ये नहीं कि सब कुछ आप अपने मैनेजमेंट पे ही डिपेंड नहीं कर सकते। कुछ चीज़ों को, मान लीजिए आपको मानचित्र की आपको चार्ट की ज़रूरत पड़ रही है, तो क्या आप चार्ट लेने के लिए जाओगे आप मैनेजमेंट के कि हमें चार्ट लेना है, दे दो? तो इसका मतलब है कि अगर हमको अपने टीचिंग को मोर इफ़ेक्टिव बनाना है, तो हम शिक्षक के पास भी आकस्मिक व्यय के लिए धन तो होने चाहिए। और फिर आपका मानचित्र वगैरह की बात हम कर ही चुके हैं। शिक्षा विज्ञान शिक्षा सामग्री की करें बात, तो वो आपके हाई क्लास की बात हो जाती है। फिर नेक्स्ट आपका है विद्यालय की स्वच्छता। स्वच्छता बालक के जीवन का एक अनिवार्य गुण है। बालक के क्या, ये तो हर एक मनुष्य, हर एक प्राणी के लिए है स्वच्छता। तो यहाँ पे क्योंकि हम टीचिंग की बात कर रहे हैं, तो उसमें सबसे बड़ा जैसे बात होती है अगर विद्यार्थी की ही होती है, तो इसी प्रकार है कि स्वच्छता बालक के जीवन का एक अनिवार्य गुण है। बालक को अपने घर के साथ साथ अपने विद्यालय को में भी स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। विद्यालय की स्वच्छता हेतु निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। पहला क्या है कि विद्यालय की दीवारों को साफ करना चाहिए, जिनमें उन पर धूल तथा जाले आदि न रहें। सफाई के साथ सभी खिड़कियां तथा दरवाजे खोल देने चाहिए, जिससे धूल उड़कर इधर उधर की वस्तुओं पर न जमे, क्योंकि धूल का फेफड़ों में प्रवेश करना स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद है। विद्यालय में पानी के बहाव के लिए नालियों आदि का उचित प्रबंध किया जाना चाहिए, जिससे यह पानी विद्यालय में एकत्रित न हो सके। बात करें अगर हम इसमें, जो पहला पॉइंट है कि कक्षा कक्ष की स्वच्छता, तो ये कक्षा कक्ष की स्वच्छता में आएगा कि प्राथमिक स्तर पर ही सामान्यतः सफाई कर्मचारी की व्यवस्था विशेष रूप से नहीं की जाती है। तो बालकों से ही कक्षा कक्षों की सफाई कराई जाती है, और बालकों को प्रतिदिन बारी बारी से कक्षा कक्षों की सफाई करनी पड़ती है। तो ये सिर्फ फर्नीचर की भी स्वच्छता, बालक को बैठने के वाली जो टेबल कुर्सी होती है उसको नियमित रूप से साफ करना चाहिए। और कक्षा प्रारंभ होने से पूर्व श्यामपट्ट की भी सफाई कर देनी चाहिए। फर्नीचर की सफाई सूखे एवं गीले कपड़े आदि से होना चाहिए। ये सब क्या जनरल चीज़ें हैं। अगर फिर बात करें विद्यालय प्रांगण की स्वच्छता की, तो उसमें है कि विद्यालय की जो सफाई है वो नियमित रूप से होनी चाहिए। जैसे प्रार्थना सभा हुआ, जहाँ पे हमारा असेंबली होता है, ठीक है, वो प्रार्थना सभा के बाद यह कर दिया जाना चाहिए कि बालक मैदान से जो जितने भी कागज लकड़ी जिसमें पत्थर वगैरह उठाकर एक स्थान पर एकत्रित कर दें, जिससे कि हमारे विद्यालय की प्रांगण की भी स्वच्छता हो जाएगी। पानी पीने के लिए स्वच्छता कि जो टंकी वगैरह है पानी को है, तो उसको हमेशा यूज़ करो तो ढका हुआ पानी यूज़ करें। शौचालय की भी स्वच्छता होनी चाहिए। तो इस प्रकार से विद्यालय भवन तथा परिसर में स्वच्छता की भी व्यवस्था होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं कि
छात्रों की व्यक्तिगत स्वच्छता का भी समय समय पर निरीक्षण किया जाना चाहिए, जिससे वह रोगों से दूर हो सके। होता है ना, कभी कभी आप लोग, हम लोग के टाइम में भी होता कि नेल वगैरह चेक करना, हेयर वगैरह, ड्रेस, यूनिफॉर्म, शूज़ वगैरह चेक करना। तो यही है कि व्यक्तिगत पर्सनली भी इसका निरीक्षण करना चाहिए, जिससे कि वह रोगों से दूर हो सके। विद्यालय में सफाई कर्मचारियों द्वारा निरंतर सफाई की जा रही है अथवा नहीं, इसका भी ऑब्जर्वेशन किया जाना चाहिए। यदि संभव हो तो विद्यालय में पर्याप्त मात्रा में वृक्ष लगाया जाए, जिससे प्राकृतिक सुंदरता तो होती ही है, साथ ही साथ वह हमें शुद्ध वायु भी प्रदान करते हैं। विद्यालय से जुड़े सभी व्यक्तियों को स्वच्छता के विषय में जागरूक किया जाना चाहिए। जैसे कि इसमें इसकी मीनिंग ये है कि आप जितने भी लोग जुड़े हैं, कर्मचारी हो, स्टाफ हो, टीचर हो, बच्चे हो, और भी आसपास के जितने भी लोकल एरियाज़ हैं, तो वहाँ पे सारे लोग को स्वच्छता के विषय में अवेयरनेस होने चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं कि कक्षा शिक्षण के लिए सभी दरवाजे और खिड़कियों को खोल देना चाहिए, जिससे कि कक्षा कक्ष में शुद्ध वायु प्रवेश कर सके। अध्यापकों द्वारा, क्योंकि जब हम लास्ट वीडियो में बात कर रहे थे कि जब बिल्डिंग बनाने की बात हो रही थी स्कूल की, तो इसमें यह था कि बड़े बड़े खिड़की दरवाजे भी होने चाहिए, जिससे कि पर्याप्त प्रकाश भी आ सके और वायु भी आ सके। तो जाहिर सी बात, जब खिड़की दरवाजे होंगे तो उसकी सफाई भी तो करनी होगी। तो यही है कि कक्षा शिक्षक के सभी दरवाजों और खिड़कियों को खोल देना चाहिए, जिससे कक्षा कक्ष में शुद्ध वायु प्रवेश कर सके। अध्यापकों द्वारा विद्यालय में समय समय पर स्वच्छता जागरूकता संबंधी कार्यक्रम का आयोजन किया जाना चाहिए, तथा बालकों को स्वच्छता से संबंधित प्रोजेक्ट भी दिया जाना चाहिए। ये सब तो आप लोग अंडरस्टूड ही हो। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम शौचालय की अगर बात करें तो इसमें क्या, विद्यालय में शौचालय के द्वारा व्यक्ति की प्राकृतिक आवश्यकताओं की भी पूर्ति की जाती है, इसलिए विद्यालय में पर्याप्त मात्रा में शौचालय का होना आवश्यक है। यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि यदि विद्यालय में सशिक्षा है, मीन्स कंबाइंड क्लास हो रही, तो बालक बालिकाओं तथा शिक्षकों के लिए शौचालय अलग अलग होने चाहिए। इन शौचालयों में सफाई के लिए सफाई कर्मी अवश्य नियुक्त किए जाना चाहिए। शौचालय की धुलाई करते समय फिनाइल का प्रयोग अवश्य किया जाना चाहिए। छात्रों को इस बात का भी प्रशिक्षण दें कि वे शौचालय का प्रयोग करने के बाद अपने हाथ अच्छे से धोएं। इन शौचालयों का समय समय पर भी निरीक्षण किया जाना चाहिए। और इसमें बहुत से इस प्रकार के जो शौचालय होते हैं, उसमें जब हम शौचालय का निर्माण करते हैं तो इस प्रकार से होनी चाहिए कि जो मल मूत्र के निकास है, उसके संवाहन एवं निस्तारण की व्यवस्था भी निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए कि कैसे शौचालय का जब निर्माण हो रहा है, मल मूत्र के घर के निकास की विधि होनी चाहिए, और फिर उसका मतलब कुल मिला जुला के जो उसका जितने भी डिकम्पोज चीज़ें निकल रहे हैं, ठीक है, उसका कहीं ना कहीं निस्तारण होना चाहिए। ये नहीं कि आप इसी तरह से जो भी डिस्पोजल वगैरह है आप कहीं भी इस तरह से आप फैला दो, इस प्रकार के नहीं। जो उसका निर्माण अगर आप कर रहे हो तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि मल को यथासंभव शीघ्रता दूर पहुंचा देना चाहिए। शौचालयों का मल पात्रों की सफाई तथा धुलाई करना, पानी और फिनाइल को भी प्रतिदिन जितने भी चीज़ें हैं उसमें बर्तन बाल्टी वगैरह है तो उसका भी फिनाइल वगैरह से उसको धोना चाहिए। जो शौचालय है विद्यालय भवन से पर्याप्त दूरी पर होनी चाहिए, और जो मल गाड़ियों के ढक्कन इस प्रकार बने होने चाहिए जिससे कि दुर्गंध न फैल सके। तो ये सब चीज़ों का भी ध्यान देना चाहिए शौचालय के लिए। फिर बात करते हैं हम पेयजल व्यवस्था। तो पेयजल व्यवस्था की अगर बात की जाए तो भूख प्यास व्यक्ति की प्राथमिक आवश्यकता में आती है, ये तो कॉमन सी चीज़ें हैं। तो विद्यालय में भूख मिटाने के लिए बालक स्वयं प्रयास करते हैं तथा पानी की व्यवस्था विद्यालय में की जाती है। यह बात दूसरी है कि आजकल बालक अपने साथ खाना एवं पानी दोनों साथ लेकर चलते हैं, फिर भी विद्यालय में शुद्ध जल की व्यवस्था होना आवश्यक है। पेयजल की व्यवस्था को वातावरण के अनुकूल रखा जाना उचित होगा, क्योंकि गर्मी में ठंडा पानी पीना अधिक पसंद किया जाता है, जबकि सर्दी में थोड़ा गर्म या सामान्य पानी का प्रयोग किया जाता है। तो पीने के पानी को सदा ढककर रखना चाहिए, जिससे उसमें किसी प्रकार की गंदगी ना आ सके। अशुद्ध पानी से, क्योंकि पता ही आपको कि अशुद्ध पानी के सेवन से छात्र बीमार पड़ सकते हैं, जिससे अनेक रोग जैसे हैजा, पेचिस, मोती छरा एवं आंतरिक शूल आदि हो सकते हैं। तो जो पानी आजकल तो फिल्टर वगैरह लगा दिया जा रहा है, और फिर मशीन का जैसे हैंडपम्प का पानी तो बहुत कम यूज़ हो रहा है। तो कहने का मतलब इसमें यह है कि पेयजल की भी व्यवस्था होनी चाहिए, तो वो भी शुद्ध व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे कि
अगर मान लो टंकी वगैरह का पानी आप ले रहे हो तो टंकी वगैरह का भी समय समय पर साफ़ सफाई करवाना चाहिए। और ऐसे तो आजकल इलेक्ट्रिक फिल्टर्स आ गए हैं, तो अब शुद्ध पानी तो ऐसे ही उपलब्ध हो ही जा रहे हैं, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ये थे हमारे कुछ पॉइंट्स भौतिक संसाधन। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक कि मानवीय संसाधनों का मैनेजमेंट हमें कैसे करना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। थैंक यू क्लास।